बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और चैप्टर 8 में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, और जो कांस्टेंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर। अब ये दोनों ही कांस्टेंट को हम आपस में इनका रिलेशन सेट करेंगे कि दोनों कांस्टेंट्स का आपस में रिलेशन क्या है या इनकी इक्वालिटी क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। Relationship between equilibrium constants. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस किया जिसे हमने Kc से डिनोट किया। यहाँ पे मोस्टली Kc की वैल्यू को डिस्कस किया जाएगा और Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स, और मोस्टली कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम मोल पर डीएम क्यूब में लिखते हैं जी। मोस्टली जो हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट होंगे दैट इज मोल पर डीएम क्यूब। अगर आप यूनिट चेंज करेंगे तो आपके पास Kc की वैल्यू भी चेंज होगी। स्टूडेंट्स, अज्यूम कीजिए हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट A रिएक्ट करता है किसी रिएक्टेंट B से, और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट्स डीकम्पोज होंगे किसमें, वापस रिएक्टेंट्स में, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं C+D। A के नंबर ऑफ मोल स्मॉल a, B के नंबर ऑफ मोल स्मॉल b, C के नंबर ऑफ मोल स्मॉल c और D के नंबर ऑफ मोल स्मॉल d। स्टूडेंट्स, इसके लिए अगर हम Kc इक्वेशन लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। या अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे इस तरह लिखेंगे कि प्रोडक्ट्स आपके पास क्या हैं, C और D, ये आपके पास बेटे प्रोडक्ट्स थे। नंबर ऑफ मोल को आप पावर बना देंगे और रिएक्टेंट्स क्या हैं, A और B, ये आपके पास रिएक्टेंट्स थे। नंबर ऑफ मोल को आप क्या बनाएंगे, पावर बना देंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, वो कहते हैं जी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रही हैं किस चीज को, कंसंट्रेशन को, जो कि मोस्टली हमने मोल पर डीएम क्यूब में ली। कंसंट्रेशन इंडिकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट करती हैं कंसंट्रेशन को, जो मोस्टली हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, आप कंसंट्रेशन को C से भी डिनोट कर सकते हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि कंसंट्रेशन कैन आल्सो
बी डिनोटेड बाय सी। आप कंसंट्रेशन को सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस केस में आपके पास ये जो केसी की इक्वेशन है, ये वाला रिलेशन आप इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि केसी ये बेटे आपके पास इक्वल होगा। अब आप सी यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में सी लिखने की बजाय आप सिंपली कंसंट्रेशन लिखेंगे, किसकी, सी की, और नंबर ऑफ मोल को ऊपर पावर बना दिया। इसी तरह आप कंसंट्रेशन लिखेंगे डी की और नंबर ऑफ मोल को पावर बना दिया। डिवाइड कर देंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल को पावर लिख दिया, और कंसंट्रेशन ऑफ बी और नंबर ऑफ मोल को ऊपर पावर बना दिया। इसका मतलब आप इस इक्वेशन को कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा कि अगर किसी गैस के प्रेशर की हम बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे, कोलिजन के चांसेस, गैस के मॉलिक्यूल्स की कंटेनर की वॉल के साथ कोलिजन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, और गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को गैसेस मान लें, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लेट ए, बी, सी एंड डी, ये सारे क्या हैं, आर गैसेस। आपने इन्हें गैस मान लिया कि ये सारी की सारी क्या हैं, गैसेस। तो इट मीन्स के इन गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करेगा इनकी कंसंट्रेशन पे। जितनी ज़्यादा गैस की कंसंट्रेशन होगी, गैस के मोल्स उतने ज़्यादा होंगे, मोल्स जितने ज़्यादा होंगे तो गैस का जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, और प्रेशर भी गैस का उतना ही ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो लाइन लिखने जा रहा हूँ दैट इज़ कि देन पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अगर मैं एक गैस की बात करता तो मैं सिंपली प्रेशर लिखता। अब मैंने 4 गैसेस यहाँ पे कह दी तो उन सब का जो प्रेशर है वो मिक्सचर है, किसी एक गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर का नाम देंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन। आप सिंपली मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं या आप सिंपली कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन ए को यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिखा, अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखना चाहते हैं तो आप इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो आप उसे कुछ इस तरह लिखेंगे कि के पी ये आपके पास इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल को पावर में लिख दिया, प्रेशर ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल को पावर में लिख दिया, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल को पावर में लिख दिया, और प्रेशर ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल को पावर में लिख दिया। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा इन टर्म ऑफ प्रेशर। बड़ी सिंपल सी डिस्कशन थी हमारी अभी तक। हमने ये कहा कि हम मोस्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसेस होंगी तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फिर इन टर्म ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हैं, और इसे हमने बी का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा तो हम यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे बिटवीन बोथ दीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि रिलेशन
रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp, जो कि हमने क्या किया, ड्राइव किया फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्राइव्ड फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, जो हमने डाल्टन लॉ से ड्राइव किया, इज क्या रिलेशन होगा जी दोनों के दरमियान कि Kp इक्वल होगा Kc RT और पार क्या आएगी, डेल n। स्टूडेंट्स यहां पे Kp हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, Kc भी हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे R क्या है, आपने बताना है कि R इज जनरल गैस कांस्टेंट। R आपके पास क्या है, ये बेटे आपके पास है जनरल गैस कांस्टेंट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने चैप्टर 3 में पढ़ी भी है 0.0821। ठीक है, इसके यूनिट्स भी आप लिखेंगे आगे। और T जो आपके पास है दैट इज टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा जी ये टेम्परेचर है आपके पास, और जो डेल एन है, डेल एन इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि डेल एन आपके पास क्या है, डेल एन ये आपके पास इक्वल है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, जिसे आप डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स इस रिलेशन को देखते हुए हम तीन जो हैं वो अपने रिजल्ट्स जो हैं वो बता सकते हैं। किस तरह, ज़रा देखते रहिएगा। इक्वेशन है जी हमारे पास Kp इक्वल टू Kc RT डेल n। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी Kp इक्वल होगा Kc RT साथ में डेल n। स्टूडेंट्स अगर Kp बड़ा होगा, या आप इसे लिख लें कि अगर डेल n आपके पास क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे लिखूंगा जी इफ डेल n ज़ीरो, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट्स के हैं उतने ही रिएक्टेंट्स के होंगे, तो डेल n आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर डेल n ज़ीरो होगा तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे या यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, तो एनी नंबर हैविंग पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1, ये सारा 1 हो जाएगा और Kp और Kc इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे देन Kp आपके पास इक्वल हो जाएगा Kc के। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि Kp ये इक्वल हो जाएगा किसके जी, Kc के। ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको MCQ में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इफ़ डेल n इक्वल टू ज़ीरो देन Kp इक्वल होगा, ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, ये आपने बताना है। इसी तरह दूसरी तरफ कहते हैं जी कि अगर डेल n ज़ीरो के इक्वल नहीं है या डेल n पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ डेल n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो इट मीन्स कि फिर आपके पास Kp ग्रेटर होगा Kc से। किस तरह, यहाँ पे कोई भी पावर आएगी, ये नंबर Kc इस नंबर से मल्टीप्लाई हो के Kp के इक्वल आएगा, यानी कि Kc ने मल्टीप्लाई किया अपने आप को, अपने जो साइज था उससे बढ़ाया और फिर Kp के इक्वल आया। तो आपने बता देना है कि देन क्या होगा कि जो Kp है ये ग्रेटर होगा Kc से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Kp ग्रेटर हो जाएगा किससे जी, Kc से। इम्पोर्टेंट MCQ है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप इसे अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा बुक पे भी। और अगर डेल n नेगेटिव इंटीजर है तो ज़रूर आपके जहन में इसका आंसर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आई हैव टू राइट ऑन बोर्ड कि अगर डेल n नेगेटिव इंटीजर होगा
तो इस केस में क्या होगा कि इसका आंसर RT का आंसर नेगेटिव होगा, यानी कि 1 से स्मॉल। तो Kc जब 1 से स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब अपने आप को ये स्मॉल कर रहा है Kp के इक्वल आने के लिए। Kc बड़ा है यहाँ पे, तो खुद को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू को कम किया और फिर Kp के इक्वल आया। तो इट मीन्स यहाँ पे Kc बड़ा होगा, Kp स्मॉल होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि फिर Kp इज स्मॉलर देन Kc। ये बेटे आपके पास यहाँ से 3 MCQs या 3 रिलेशन आ सकते हैं बिटवीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने रिलेशनशिप सीखा बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने कहा कि हम जो Kc है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट्स पे, यूनिट्स चेंज करेंगे Kc की वैल्यू चेंज होगी। फिर हमने कहा कि मोस्टली जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं मोल पर dm क्यूब जो है वो यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स हमने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ली, हमने कहा जी कि AB मिले और CD बना दिया। इनके लिए अगर हम Kc की इक्वेशन लिखना चाहें तो दैट इज़ वेरी इजी। हमने कहा जी कि Kc इक्वल होगा C, D, A और B। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स किसे इंडिकेट कर रही थी? कंसंट्रेशन को, जो कि हम मोल पर dm क्यूब में लेते हैं और ये मोलर कंसंट्रेशन है क्योंकि हमने मोल में पर मोल में ये कंसंट्रेशन ली। अब स्टूडेंट्स आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखने के बजाय आप कंसंट्रेशन को सिंपली C की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ कि आप कंसंट्रेशन को सिंपली C भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि Kc को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में C की जगह पे मैंने C लिखा कंसंट्रेशन, और किसकी बात थी? C की कंसंट्रेशन, और ऊपर उसके नंबर ऑफ मोल लिख दिए। D के लिए भी कंसंट्रेशन ऑफ D और मोल, नंबर ऑफ मोल पावर बन गए। A के लिए भी इसी तरह और B के लिए भी इसी तरह। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई Kc के लिए। फिर हमने कहा कि अगर ये ABCD हमारे पास गैसेज हैं तो इसका मतलब गैस के पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है किस पे? कंसंट्रेशन पे। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा। तो हमने कहा जी फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हैं, और हमने इक्वेशन सेट कर दी। फिर ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होगा। हमने क्या किया? हमने बताया कि डाल्टन्स लॉ बताता है कि दोनों के दरमियान रिलेशन है, और रिलेशन क्या है? Kp इक्वल टू Kc RT डेल n। डेल n डिसाइड करता है कि Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी या स्मॉल होगी। किस तरह? मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशनशिप था बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। नेक्स्ट हमने जो आगे टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक एग्जांपल है, उसे आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे, टेम्परेचर आपको बता दिया, Kc की वैल्यू आपको बता दी गई, और आपसे रिक्वायर किया गया Kp की वैल्यू के लिए, ठीक है। और वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपने आंसर लेकर आना है। वेरी इजी एग्जांपल, आपने खुद से सॉल्व करना है। जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 एप्लीकेशन को डिस्कस किया जाएगा। एक तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के जो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन देख सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स जो है वो डायरेक्शन में जाएगा। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के रिएक्शन के एक्सटेंट को बता सकते हैं। एक्सटेंट से मुराद कि किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा, किस हद तक रिएक्शन जाएगा तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी रिएक्शन में Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आती है तो इट मीन्स कि रिएक्शन काफ़ी हद तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया
और जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था तो उससे पहले इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अगर किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी तो इट मीन्स कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, यानी कि रिएक्शन के प्रोसीड होने की हद बड़ी कम थी अभी। और अगर किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू एवरेज आएगी, यानी कि मतलब एवरेज वैल्यू होगी, तो इट मीन्स कि रिएक्शन इन बिटवीन था, तो कहीं इक्विलिब्रियम जो था वो इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी वैल्यू ऑफ Kc गिव इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन देती है किस चीज़ के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में। अबाउट, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन हमें किन 3 चीज़ों के बारे में मिलेगी, सबसे पहले वो कहते हैं जी कि आपको पहले बता दिया जाएगा अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सेकंड जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी दैट इज अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट यानी कि हद। और थर्ड जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन Kc। ठीक है, तो अभी जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन या इसकी पहली एप्लीकेशन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसे, हम हेडिंग लिखेंगे जी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आप लेट्स सपोज यू आर अ केमिस्ट, आप इंडस्ट्री में कोई भी एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बीइंग केमिस्ट आपको उस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू मालूम होगी। अब आपको Kc की वैल्यू मालूम है, आप करते क्या हैं, आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में से आप बार बार जो है वो स्पेसिमेन लेंगे और उस स्पेसिमेन में कितना रिएक्टेंट हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप उनके लिए Kc की वैल्यू मालूम करेंगे। अब Kc की वैल्यू आप देखेंगे, आपको पता चलेगा Kc की वैल्यू से कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। कैसे, अगर Kc की वैल्यू जो आपने रिएक्शन मिक्सचर में से स्पेसिमेन लिया, उसके लिए जो आप वैल्यू देख रहे हैं रिएक्शन की गिवन Kc की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। अगर आपने एनी टाइम मिक्सचर में से स्पेसिमेन लिया, आपने प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स वाला फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू देखी, तो वैल्यू Kc से स्मॉल थी, तो इट मीन्स कि अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वैल्यू बढ़ते बढ़ते Kc के इक्वल आएगी, तो इक्विलिब्रियम को जो है वो इस्टेब्लिश होगा। और इसी तरह अगर वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम से आगे बात जा चुकी है। मैं बोर्ड पे लिखूंगा, शायद मेरी बातें आपको समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, लेट्स सपोज कि ये आपके पास कोई कंटेनर जिसमें आप क्या करवा रहे हैं, कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन आप करवा रहे हैं दैट इज N2 + 3H2, और आपके पास क्या बनेगा 2NH3। अब इस मिक्सचर में N2 भी मौजूद है, H2 भी मौजूद है, और ये रिएक्ट करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NH3 में। ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये रिएक्टेंट डीकम्पोज होता है और इन दोनों प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में जाता जाएगा एट इक्विलिब्रियम। इट मीन्स कि ये रिएक्शन मिक्सचर है आपके पास। फ़र्ज़ किया, अज्यूम कर लेते हैं कि इस रिएक्शन के लिए
जो Kc की वैल्यू है दैट इज 0.500। अज्यूम कर लेते हैं कि हमें पता है कि इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू होगी 0.500 एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स से। इसका मतलब हमें इस रिएक्शन की Kc वैल्यू मालूम है। अब हुआ क्या, मैं बीइंग केमिस्ट मैं लैब में आया, मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया। अब मुझे नहीं पता कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ और मैंने रिएक्शन कैरी ऑन रखा, जी रिएक्शन चलता जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स किसमें आएंगे, रिएक्टेंट्स में। आपकी यील्ड फर्दर जो है वो नहीं बन रही, प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे अब। तो इट मीन्स कि मैं जस्ट जो है वो रिएक्शन जो है वो चलता जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप टेम्परेचर भी हीट भी दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। तो बेहतर ये है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो, मैं या तो प्रोडक्ट्स निकाल दूँ ताकि प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाएं, रिएक्टेंट्स दोबारा से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं और मज़ीद फिर मुझे प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाएं, या रिएक्टेंट्स मज़ीद ऐड कर दूँ। ठीक है, किसी भी तरीके से हम अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो इट मीन्स हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ या नहीं। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, वो कहते हैं जी कि बिफोर इक्विलिब्रियम हमने क्या किया, मिक्सचर में से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट ली। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स and products taken from mixture। आपने रिएक्शन मिक्सचर में से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की स्मॉल अमाउंट ली, और उसके बाद प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के लिए आपने Kc वाला फार्मूला अप्लाई किया, यानी कि आपने कैलकुलेट किया रेशो को, किस चीज़ की रेशो को, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की रेशो बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की रेशो, जिसे आपने 10th क्लास में रिएक्शन कोशेंट का नाम दिया था। अब ये जो रेशो, जिसे हम QC भी कह सकते हैं, ये या तो Kc से आंसर बड़ा होगा, या इसका स्मॉलर आंसर होगा, या माइट पॉसिबल के इक्वल टू Kc। तो अब तीनों हम जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, वो कहते हैं जी कि इफ़ इस रेशो को मैं QC का नाम दे रहा हूँ, इफ़ QC इज स्मॉलर देन Kc। अगर QC Kc से स्मॉलर होगा तो इट मीन्स कि अभी QC की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते फिर 0.5 के इक्वल आएगी। इसका मतलब रिएक्शन ने अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि रिएक्शन विल मूव रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कि रिएक्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होना है। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास QC की वैल्यू ग्रेटर देन Kc होगी, तो इट मीन्स कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे जा चुका, कंपैरेटिवली प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स कम हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर QC इक्वल होगा Kc के, इफ QC इक्वल टू Kc, तो इट मीन्स कि अब जब आपने स्पेसिमेन लिया, वैल्यूज चेक की, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका था। बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि रिएक्शन ने किस तरफ मूव करना है। अगर QC की वैल्यू स्मॉल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर QC की वैल्यू लार्ज आ गई तो इट मीन्स प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन चुके हैं, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन का पता चला। और अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल आ रही है तो इट मीन्स के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी इंफॉर्मेशन है या एप्लीकेशन दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमें किसी रिएक्शन की हद का पता चलता है कि कोई रिएक्शन अगर हम स्टार्ट करवाते हैं और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होना है तो किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो फिर वहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, और उसके बाद हमने वहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट जो थे वो रिलेशनशिप भी देखे। साथ ही साथ हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की और एप्लीकेशन में हमने एक एप्लीकेशन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ आप उसे एज इट इज़ नोट कीजिए, आपके लेक्चर नोट्स बनते जाएंगे। आपने कोशिश करनी है अपने लेक्चर नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, आपके बनाए हुए लेक्चर नोट्स बेस्ट हैं बाकी दूसरी किताबों की निस्बत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।